एक बहुत ही फेमस कोट है, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, ना ही भगवान ने मुझे कभी न्याय दिया। लेकिन मुझे भारत के जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय भी देगा और मेरी बात भी सुनेगा। जी हाँ, आज बात किसी भी लोकतांत्रिक देश के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ में से एक स्तंभ की। आज बात जुडिशियल सिस्टम की। क्या आप जानते हैं, भारत के जुडिशियल सिस्टम का सर्वोच्च पद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। 26 अगस्त 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना अपने पद से रिटायर हुए, जिन्होंने शपथ 24 अप्रैल 2021 को ली थी। इन 16 महीने के कार्यकाल में चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना को बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाएगा। उनके विचार, बेबाक सवाल उठाना सरकार के लिए, उनके व्यूज किसी भी सेंसिटिव मैटर को लेकर, बहुत सारे ऐसे डिसीजन जिसमें स्वयं जस्टिस एन वी रमन्ना ने हस्तक्षेप किया। ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना को जाना जाएगा। उन्होंने 16 महीने के कार्यकाल में बहुत बार ओपन मन से बहुत सारी चीजें कही, जिसके थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी पर डायरेक्ट इंटरफेयर करने की बात कही। उनका एक बहुत फेमस पब्लिक फोरम से कमेंट था, मेरे विनम्र विचार में न्यायिक समीक्षा के अभाव में हमारे संविधान में लोगों का विश्वास कम हो जाता। जिसका मतलब था कि अगर किसी भी जुडिशरी की अगर आप समीक्षा नहीं करते हैं या उस पर रोक लगाते हैं, तो लोगों का जुडिशरी सिस्टम से विश्वास कम हो जाएगा। एक दूसरे फोरम में उन्होंने पुलिस सिस्टम पर क्वेश्चन उठाते हुए कहा कि आज के समय में जो पुलिस की बर्बरता है थानों में, वो सारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हुए कंटिन्यूअसली दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इसके रिफॉर्म की जरूरत है। मुंबई के एक पब्लिक फोरम में उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि व्याख्याएं और राय तथ्यात्मक रिपोर्ट को रंग रही हैं। विचारों से मिश्रित समाचार किसी भी जुडिशियल डिसीजन के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी जजमेंट के आने से पहले मीडिया को बचना चाहिए उसमें अपने विचार रखने से या उस केस के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से। लेकिन ये सारे कमेंट्स उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट दिए, जिसका शायद ही कोई मायना है किसी भी डिसीजन मेकिंग से या किसी भी ऑर्डर से। तो ये कहा जा सकता है कि इनके पब्लिक के सामने खुद के विचार थे, लेकिन कोर्ट के अंदर अगर हम जस्टिस एन वी रमन्ना के काम को देखें तो वो महत्वपूर्ण केसेस की सुनवाई से बचते रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 के ऊपर जो जनहित याचिका है, उसको दायर किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन उस केस के लिए जस्टिस एन वी रमन्ना ने सुनवाई नहीं की। एक और इम्पोर्टेंट केस सीएए के ऊपर जनहित याचिका के ऊपर जो पब्लिक फोरम से याचिका दर्ज की गई थी, उस केस को भी जस्टिस एन वी रमन्ना ने नहीं सुना और इस केस को भी दायर किए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस याचिका को दर्ज किए हुए 4 साल से ज्यादा हो गया है, जस्टिस एन वी रमन्ना के कार्यकाल में भी इस केस को ओपन नहीं किया गया, इस केस को नहीं सुना गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज चंदा इकट्ठा कर सकती है एंड जो भी पॉलिटिकल पार्टीज चंदा लेती है इस बॉन्ड के थ्रू, वो किसी भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा और पार्टीज को चंदा देने वाले का नाम हमेशा गुप्त रखा जाएगा। इस केस की भी सुनवाई जस्टिस एन वी रमन्ना ने नहीं की। हाल ही में एक केस हुआ था, आपको भी याद होगा, कर्नाटका में हिजाब से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन लगाया था। उसकी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी कि इस डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। इस चीज के ऊपर भी जस्टिस एन वी रमन्ना ने सुनवाई नहीं की थी। अप्रैल 2022 में ये केस आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पर सुनवाई करने से जस्टिस एन वी रमन्ना बचते आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। इसके बावजूद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण केसेस की सुनवाई की है और उसमें से एक डिसीजन देते हुए उसको आगे बढ़ाया है, लाइक पेगासस केस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी के लिए यूज किया गया या नहीं किया गया भारत सरकार द्वारा, इस केस के ऊपर जस्टिस एन वी रमन्ना ने सुनवाई की, एज वेल एज
इसकी टेक्निकलिटीज को लेकर एक समिति गठित की। इसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दिया है कि भारत सरकार ने इस जासूसी सॉफ्टवेयर को लेकर या इस केस को लेकर उनको सहयोग नहीं किया और ये केस ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने स्लो मोटो कॉज लेते हुए लखीमपुर केस में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की बेल खारिज करते हुए उन्हें फिर से जेल भेजा। हाल ही में हालांकि उनके दिन काफी व्यस्त रहे। गुजरात गवर्नमेंट ने जो 11 कैदी रेपिस्ट को रिहा किया है जेल से, उसके ऊपर उन्होंने याचिका को एक्सेप्ट किया। पीएमएलए जजमेंट के रिव्यू के लिए उन्होंने पुनर्विचार याचिका को एक्सेप्ट किया। और जो इस समय भारत में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, दैट इज फ्रीबीज के ऊपर उन्होंने बहस के ऊपर उन्होंने इस केस को एक्सेप्ट किया है, जो कि अभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ, उन्होंने इन सारे महत्वपूर्ण केसेस को एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई की परमिशन दी है। हालांकि 16 महीने के कार्यकाल में उन्होंने वैकेंसीज को भरने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 224 हाईकोर्ट वैकेंसीज को 16 महीने के कार्यकाल में भरा और एक महत्वपूर्ण डिसीजन उनके द्वारा लिया गया, वो था भारत की पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027 में भारत को मिल सकती है। जस्टिस बीवी नगरत्ना का नाम उन्होंने आगे रखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए 2027 में। हालांकि उनका जुडिशियल कार्यकाल 2020 में शक के घेरे में भी आया था, जब आंध्र प्रदेश के सीएम जेएम रेड्डी ने उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबड़े को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने जस्टिस रमन्ना, जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश थे, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वो करप्शन में लिप्त हैं और वो रेड्डी गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये था पूरा कार्यकाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस एनवी रमन्ना का। अब 27 अगस्त को 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर उदय उमेश ललित सीजेआई के तौर पर 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली है। I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God उनका कार्यकाल मात्र 72 दिनों का होगा। अब भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती कैसे है, कैसे डिसाइड होता है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे। पहले चीफ जस्टिस की ड्यूटीज क्या होती है ये जान लेते हैं। तो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई का काम होता है जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उन्हें अदर जजेस को अपॉइंट करना, किसी भी संवैधानिक बेंच का गठन करना और इंपॉर्टेंट केसेस की सुनवाई करना। अब संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का कोई भी डिस्कशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिलेक्शन का 3 स्टेप के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एक नाम रिकमेंड करते हैं एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस में से जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। फॉर एन एग्जाम्पल, एनवी रमन्ना रिटायर हुए हैं 26 अगस्त को। उनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं वो है मिस्टर उदय उमेश ललित, जिनका नाम रिकमेंड किया है जस्टिस एनवी रमन्ना ने। अब ये जो रिकमेंडेशन है वो भेजी जाती है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री इस मैटर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिव्यू करते हैं एंड सेम रिव्यू के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सजेस्टेड नाम पर सोच विचार करने के लिए और नियुक्ति के लिए भेज देते हैं। हालांकि जो सीनियरिटी की परिभाषा है वो एज के द्वारा डिफाइन नहीं होती है। इसको डिफाइन किया गया है उस जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कब हुई
और उस टेन्योर में सबसे ज्यादा समय किस जज ने नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा समय दिया है। अगर मान लीजिए किसी केस में 2 जजेस की सीनियरिटी सेम है, तो फिर अदर फैक्टर्स को जज किया जाता है। उनमें से हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किस जज को है, या हाई कोर्ट में एज ए जस्टिस किसने शपथ पहले ली थी। उस नाम पर प्रेसिडेंट की फाइनल मोहर लगती है और एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो शपथ लेते हैं। 27 अगस्त 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने मिस्टर उदय उमेश ललित, जिन्होंने 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली, जिनको महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई। मिस्टर यूयू ललित महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इससे पहले उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में सर्व किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा में एज ए एडवोकेट 1983 से की थी। बाद में वो दिल्ली चले आए। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर यूयू ललित एज अ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सोलिस और सौरभ जी के साथ भी काम कर चुके हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर सीबीआई के साथ 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने के लिए उन्हें नियुक्त किया और 2014 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजेंद्र मल्होत्रा, उनके निर्देशन में उन्हें एलिवेट करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। सीजेआई उदय उमेश ललित अपने पास डिसीजन के बारे में जाने जाते हैं। उनका मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी से लोगों को न्याय व्यवस्था पर शक होता है, इसलिए हमेशा वो फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। एज अ सीजेआई ज्वाइन करने से पहले उन्होंने इंडिकेट किया कि वो बहुत सारी बेंचेस का गठन करेंगे, जिसके थ्रू वो जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। सीजेआई के 70-72 दिन के कार्यकाल को आंकने के लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। इस समय जो भी सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, या पब्लिक को कहीं ना कहीं शक हो रहा है, या क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बायस्ड हैं या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आने वाले बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू समझे जाएंगे, निष्कर्ष निकाले जाएंगे। हम कह सकते हैं कि उदय उमेश ललित के लिए जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनकी अनबायस्ड सुनवाई करना या बिना किसी दबाव के डिसीजन देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से। कमेंट सेक्शन में बताइए हमें आपके व्यूज और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।